Hi guys, so in this video we are going to discuss UPSC previous year questions 2010 to 2019 and this is geography part 14 and we are discussing Indian geography. So one more video will come up and that will be the last of geography previous year questions 10 years basically if future में हम और भी years cover करते हैं then I don't know लेकिन अभी 10 years के लिए it will end here. Okay, like in the next video, not here. So let's start. So first question from the year 2012, consider the following statements. First, the duration of the monsoon decreases from southern India to northern India. Second, the amount of annual rainfall in the northern plains of India decreases from east to west. So which of the statements given above is or are correct? So please pause the video and I can discuss the answer then. The answer is option C, that is both 1 and 2. So basically जो monsoon की duration है that decreases from southern India to northern India and the amount of annual rainfall in the northern plains of India also decreases from east to west. ये दोनों ही statement correct है. How? हम थोड़ा monsoon pattern को देख के we'll see. So basically in India अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ये दो मेन ब्रांचेस हैं जो मॉनसून लेके आते हैं इंडिया में. So Arabian Sea branch actually contributes 65% to the monsoon of India and Bay of Bengal branch contributes 35% to the monsoon of India. So Arabian Sea branch ये actually ये जो monsoon है ये ज़्यादा popular है kind of. क्यों? क्योंकि obviously देखिए 65% monsoon वहाँ से आता है तो इसीलिए इसकी importance जो है थोड़ी ज़्यादा है. तो ये क्या करती है वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड को हिट करती है. ठीक है, और सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे ही होती है. तो इसीलिए ये जो आपका सदर्न इंडिया को फोकस किया गया है हमारा कि ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून जो है सदर्न इंडिया में ज़्यादा होती है ये इसलिए भी है क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच जो है मेन ब्रांच हमारे मॉनसून की इंडिया में दैट ब्रिंग्स रेन फर्स्ट इन द सदर्न इंडिया और ये आपका यहाँ पे हिट करती है सबसे पहले और उसके बाद आपका जो ये अरेबियन सी ब्रांच है ये पैरेलल टू द अरावलीज होते हुए आपकी इस साइड में जाती है जहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश ये गिराएगी क्योंकि ऑलमोस्ट बारिश तो इन्होंने पहले ही यहाँ पे दे दी होती है. ओके और अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें जो सेकंड ऑप्शन है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में तो आप देखिए अगर बे ऑफ बंगाल ब्रांच को हम थोड़ा सा नोटिस करें तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपका जो है ईस्टर्न साइड ऑफ जो नॉर्दर्न इंडिया है उस तरफ बहुत बारिश लेके जाती है. तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में जो बारिश जिधर होती है ज्यादा किधर होती है ईस्टर्न साइड में. और वेस्ट तो देखिए हमें पहले से भी पता है कि हमारा वेस्ट जो है वो वैसे भी एरिड या सेमी एरिड रीजन है तो वहां पे बारिश तो वैसे भी कम होती है. सो सेकंड ऑप्शन इज डेफिनेटली राइट and option 1 is also right. So that is why option C is the right answer. Okay, so let's proceed to the next question. So next question is from the year 2011. Among the following states, which one has the most suitable climatic conditions for the cultivation of a large variety of orchids with a minimum cost of production and can develop an export-oriented industry in this field? A. Andhra Pradesh. C. Madhya Areva. B. Arunachal Pradesh. C. Madhya Pradesh. D. Uttar Pradesh. So please pause the video and we'll discuss the answer. सो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज अरुणाचल प्रदेश. तो पहले तो मैं बता दूं मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था क्योंकि मुझे लगा ये अचानक से मतलब ऑर्किड्स इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए. आई मीन पता है ना हम तो गरीब गरीब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं ऑर्किड्स को सोचते ही मुझे बहुत रईस वाली फीलिंग आती है. सो इट्स लाइक अच्छा ऑर्किड्स के बारे में भी पढ़ते हैं हम लोग. अच्छा सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली में अगर हम आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. यहाँ पे मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स मिलते हैं और ये जो पिक्चर है फॉक्सटेल ऑर्किड की ये वहाँ की स्टेट फ्लावर है. ओके तो आप इसी से समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा ऑर्किड्स होती हैं. और अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर थोड़ी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हैज़ इमेंस डाइवर्सिटी क्योंकि उसकी जो टेम्परेचर की रीज है या फिर क्लाइमेट जो है वो सब ट्रॉपिकल से लेके टेम्परेट तक होता है और इसी वजह से आपको किसी भी तरीके का फॉरेस्ट वहाँ पे मिलेगा. ट्रॉपिकल एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन डेसिडुअस पाइन टेम्परेट अल्पाइन ग्रासलैंड हर तरीके का आपको वहाँ पर रीजन मिलेगा फॉरेस्ट मिलेगा. तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो बोलते हैं वो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा है. और
यहाँ पे 35 स्पीसीज ऑफ बैम्बू, 52 स्पीसीज ऑफ रोडोडेंड्रॉन एंड मोर देन 500 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स पाए जाते हैं. ओके, दैट इज वाई इन द क्वेश्चन व्हेन इट इज आस्क्ड इफ यू आर अवेयर अबाउट अरुणाचल प्रदेश, तो आपके दिमाग में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ही आएगा, क्योंकि ये ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया है डेफिनेटली. तो यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ ऑर्किड्स में मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की बात हो रही है वो डेफिनेटली यहाँ पे हम कर सकते हैं. और अगर हम थोड़ा ऑर्किड्स के बारे में जानें तो ऑर्किड्स को पूरी तरीके से अच्छे से ब्लूम होने के लिए टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की ज़रूरत होती है. मतलब डे और नाइट में कम से कम 10 to 15 डिग्रीज का डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो पूरी तरीके से ब्लूम कर पाते हैं. नहीं तो क्या होगा कि अगर फेवरेबल टेम्परेचर है भी तो भी वो क्या होगा कि आपका बहुत सारा फॉलिएज बन जाएगा, मतलब कली निकल जाएगी, लेकिन फूल जो पूरी तरीके से ब्लूम होना चाहिए, पूरा जो फूल बनना चाहिए, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा. और उसी के लिए टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की ज़रूरत होती है, जो रिक्वायरमेंट अरुणाचल प्रदेश काफ़ी अच्छी तरीके से फुलफिल करता है. और अरुणाचल प्रदेश के अलावा भी बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे इंडिया में ऑर्किड्स मिलते हैं. वो हैं असम, मेघालय, देन वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला. और कोस्टल प्लेसेस में एक्चुअली ऑर्किड्स बहुत अच्छे तरीके से उगाए जा सकते हैं. इन दैट कम्स कालिम्पोंग, शिलोंग, त्रिवेंद्रम, बैंगलोर, यरकाउट एंड almost all the coastal areas of India. So these places are suitable for cultivation of orchids because कोस्टल एरियाज में क्या होता है, डे और नाइट का जो टेम्परेचर होता है उसमें डिफरेंस होता है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि वो आपका लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और वहाँ पे वो कोस्टल एरियाज है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर का थोड़ा डिफरेंस रहेगा. सो दैट इज वाई जो कोस्टल एरियाज है, these places are suitable for cultivation of orchids. So let's proceed to the next question. So next question is from the year 2011. Two important rivers, one with its source in Jharkhand and known by a different name in Odisha, and another with its source in Odisha, merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. So this is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which one of the following could be this? Option A, Bhitarkanika. Option B, Chandipur on Sea. Option C, Gopalpur on Sea. Option D, Simlipal. So please pause the video and we'll discuss the answer. सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज भीतरकनिका. सो भीतरकनिका जो है वो मैनग्रोव्स जो है वो दो रिवर डेल्टास पर हैं, दैट इज ब्राह्मणी एंड बैतरनी. तो अभी बैतरनी जो है वो एक्चुअली वन ऑफ द मेजर 6 रिवर्स ऑफ उड़ीसा है. ठीक है, तो ये जो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात हो रही है यहाँ पे, वन विथ इट्स सोर्स इन झारखंड, one with its source in Jharkhand और another by a different name in Odisha and another with its source in Odisha. ये जो बात हो रही है ये ब्राह्मणी रिवर की बात हो रही है. क्यों? क्योंकि ब्राह्मणी रिवर जो है वो बनती है आपके साउथ कोयल और शंख रिवर के कॉन्फ्लुएंस से. सो शंख रिवर इट ओरिजिन्स नियर द झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर, नॉट फार फ्रॉम द नेतरहाट प्लेटू. और ये एक्चुअली इसकी बात नहीं हो रही है, जो मेन सोर्स इन झारखंड की बात हो रही है वो साउथ कोयल की बात हो रही है, क्योंकि ये है इसका जो प्रॉपर ओरिजिन है वो झारखंड में है. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, वन विथ इट्स सोर्स इन झारखंड, वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ कोयल, एंड अनदर विथ इट्स सोर्स इन उड़ीसा की जब बात हो रही है दैट इज अबाउट मतलब ये जो बैतरनी रिवर है उसकी बात हो रही है. ठीक है, मतलब ब्राह्मणी साउथ कोयल और शंख के कोलैबोरेशन से बनती है काइंड ऑफ. और ब्राह्मणी और बैतरनी के रिवर डेल्टास पे भीतरकनिका मैंग्रोव्स है. ठीक है, सो दैट इज वाई आपका yes. So South Koel River arises in Jharkhand near Loha Durga on the other side of a watershed that also gives rise to the Damodar River. So honestly speaking, this was a very confusing question for me. क्योंकि मुझे बिल्कुल बहुत सोचना पड़ा कि ये क्यों ऐसे बोला गया है, वन विद सोर्स इन झारखंड एंड नोन बाय डिफरेंट नेम इन उड़ीसा, जिसका मुझे अभी तक कुछ क्लियरली समझ में नहीं आया. और दूसरा इज अनदर विच इज सोर्स इन उड़ीसा. तो सोर्स इन उड़ीसा तो चलो हम बैतरनी मान लेते हैं क्योंकि वन ऑफ द 6 मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा है. और दूसरा झारखंड की जो बात हो रही है वो एक्चुअली अगर ब्राह्मणी रिवर की देखें तो वो दो रिवर्स के जोड़ से बनती है, जो दोनों रिवर झारखंड में ओरिजिन करते हैं काइंड ऑफ. ठीक है, सो यस. तो और भीतरकनिका मैंग्रोव्स इज एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी दैट वी नो, एंड इट इज ऑल्सो वेरी मच वेल नोन फॉर टू स्पीसीज जो यहाँ पे मिलती हैं बहुत ही स्पेशल. दीज आर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ऑलिव रिडली टर्टल. मैंने बहुत गंदा कर दिया, let me just erase things. ठीक है, सो
सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ऑलिव रिडली टर्टल्स आर फाउंड इन भितरकनिका मैंग्रोव्स। आपके पास अगर कोई बेटर एक्सप्लेनेशन है फॉर दिस, बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है मिल गया हमें कि हाँ बैतरनी उड़ीसा में है और ब्राह्मणी दो रिवर्स के इससे बनती है, बट स्टिल अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन है प्लीज प्रोवाइड इन द कमेंट्स। Next question is from the year 2011. India is regarded as a country with demographic dividend. This is due to option A, its high population in the age group below 15 years. B, its high population in the age group of 15 to 64 years. C, its high population in the age group above 65 years. And D, its high total population. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option B, that is its high population in the age group of 15 to 64 years. तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल जो यूपीएससी पूछती है टू टेस्ट योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि आपको पता है कि नहीं, टर्म्स के इन्फॉर्मेशन है कि नहीं आपके पास। नॉर्मली हम टर्म्स यूज कर लेते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट व्हाट डज दैट मीन तो उस किसी को पता ही नहीं है। सो दैट इज समथिंग विच यूपीएससी इज टेस्टिंग योर। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब, डिविडेंड क्या है, आपको कुछ तरीके का प्रॉफिट, ठीक है, और डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉफिट आपको कब मिलेगा, 15 साल से कम के बच्चे, सॉरी 15 साल से कम में अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो उससे आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, वो तो डिपेंडेंट लोग होते हैं। फिर आपका अबव 65 ईयर्स भी जो हाई पॉपुलेशन है अगर हो रही है तो वो भी डिपेंडेंट ग्रुप है। डिपेंडेंट ग्रुप से तो प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट किससे होता है, वर्किंग ग्रुप से, विच इज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स। सो दैट इज वाई whenever we talk about demographic dividend, it means we are talking about the high population in the age group of 15 to 64 years, which is the working group जो काम करेगी और इंडिया में या कंट्री में प्रॉफिट लेकर आएगी। ओके, सो दैट इज द आंसर। Next question again from the year 2011. The Himalayan range is very rich in species diversity. Which one among the following is the most appropriate reason for this phenomenon? Option A, it has a high rainfall that supports luxuriant vegetative growth. Option B, it is a confluence of different biogeographical zones. C, exotic and invasive species have not been introduced in this region. Okay. And D, it has less human interference. So यहाँ पे ये have not been ज़्यादा ही repeat हो गई है. So don't get confused. ठीक है. So ये it is exotic and invasive species have not been introduced in this region, and option D, it has less human interference. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option B, that is it is a confluence of different biogeographical zones. तो आप इसके ऊपर नहीं भी सोच के सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो देखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी के लिए लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। मतलब लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस से क्या होगा कि आपका इन्वायरमेंट जो है जैसा होना चाहिए वैसा होगा, अच्छे से ग्रो कर पाएगा, इंटरफेरेंस ना हो तो कटेगा नहीं पेड़ वेड़, ये सब चीजें होंगी, राइट। तो लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस का स्पीसीज डाइवर्सिटी में कोई रोल नहीं है। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट तरीके की स्पीसीज हो, ठीक है। सो दैट ऑप्शन डी हैज नो रोल इन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ओके, ऑप्शन सी अगर हम देखें तो एक्सोटिक एंड इन्वेसिव स्पीसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन। तो एक्सोटिक एंड इन्वेजिव, जब हम इन्वेजिव स्पीसीज की बात कर रहे होते हैं तो इन्वेजिव स्पीसीज क्या करती है, जो नेटिव स्पीसीज है उसको हटाकर खुद आ जाती है और फैल जाती है, ठीक है। एग्जॉटिक भी वही है कि कोई नया स्पीसीज जो उस रीजन का नहीं है, कोई नए जगह से उठा के लाया गया। ओके, तो अगर हम स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड की वजह से स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओके, मतलब अगर हम एक्सोटिक स्पीसीज लेकर नहीं आ रहे हैं तो वहाँ की स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग ऑप्शन आई थिंक। फिर इट हैज अ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लग्जरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ। अभी ये डाइवर्सिटी लाएगी बट स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं आएगी इससे, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है, आप अगर वैसे अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करें, दैट इज अ डेफिनेट, दैट मेक्स सेंस कि अगर हम डिफरेंट जोन्स जो हैं, डिफरेंट बायोजोग्राफिकल जोन्स का अगर एक ही जगह पे कॉम्बिनेशन हो जाए, देन जो है वहां पे जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि हर एक जोन में अलग अलग तरीके के स्पीसीज होते हैं। सो that B makes sense when you think about species diversity, and that is why it's the right answer. So even if you don't know particularly about that, you can go to an option by thinking like this. Okay, basic thinking, basic logic which you need to put.
Okay, लेकिन उसके पहले basic understanding also you need to have, उसके लिए you need to study. So that is also required, but I'm just saying you can think like this. It is not always that you have studied exact same thing, not required. You can think and proceed to the right answer. So let's proceed to the next question now. इस क्वेश्चन का मुझे कोई ईयर नहीं मिला, पता नहीं, बट दिस क्वेश्चन वाज देयर इन द बुकलेट ऑफ 10 years. So the lower Gangetic plain is characterized by humid climate with high temperatures throughout the year. Which one among the following pairs of crops is most suitable for this region? Option A, paddy and cotton. Option B, wheat and jute. Option C, paddy and jute. Option D, wheat and cotton. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option C, that is paddy and jute. Okay. तो लोअर गैंजेटिक प्लेन की बात हो रही है, कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर. तो भैया कॉटन तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, अभी इतनी बारिश नहीं, कॉटन में धूप चाहिए. तो ए और डी तो वैसे ही कट गए, बच गया आपका बी, व्हीट एंड जूट, और पैडी एंड जूट. तो मतलब जूट तो रहना ही है, बीट और पैडी में हमें चूज करना है. तो हमें पता है कि पैडी में ज्यादा बारिश चाहिए होती है हमें, सो दैट इज वाई ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर. एंड ऑल्सो व्हाट वी नीड टू नो इज पैडी एंड जूट बोथ आर लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है. सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question is from the year 2011. The Brahmaputra, Irrawaddy and Mekong rivers originate in Tibet narrow and parallel mountain ranges in their upper reaches. Of these rivers, Brahmaputra makes a U-turn in its course to flow into India. This U-turn is due to option A, uplift of folded Himalayan series, option B, syntaxial bending of geologically young Himalayas, option C, geotectonic disturbance in the tertiary folded mountain chains, option D, both A and B above. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option B, that is syntaxial bending of geologically young Himalayas. So first of all, we need to understand why does this U-turn happen. Okay, so this U-turn is happening at the gorge which is formed at Namcha Barwa. So just focus on this picture once. So this picture shows where the Brahmaputra takes a U-turn. So basically Brahmaputra is known as Sangpo when it originates in Tibet. So this U-turn is happening because of this gorge. So why does gorge happen? Like question is asking why does this U-turn happen? So first of all, you should know that this U-turn happens at the gorge of the at Namcha Barwa. So gorges are formed because of रिवर्स एक माउंटेन रेंज है, वहां से जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो अगर बहुत जोर जोर से फ्लो करती रहेंगी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कट करते 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 ऐसा गॉर्ज बन जाता है. ठीक है, तो ये उस वजह से गॉर्जेस बनती हैं. तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन सी है आपका, जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, दैट इज नॉट द रीजन बिकॉज ऑफ विच दिस विल हैपन. ऑप्शन ए जो है अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन सीरीज, ये भी आपको लग सकता है नहीं हो. लेकिन ऑप्शन बी जो सिंटैक्सियल बेंडिंग है, इफ यू डोंट नो द टर्म व्हाट इज सिंटैक्सियल बेंडिंग, वी विल बी कंफ्यूज्ड, बट देयर हैज टू बी एन ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन व्हिच हैज टू बी द आंसर. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज सिंटैक्सियल बेंडिंग. सो वी स्टडी अबाउट दैट. सो सिंटैक्सल बेंडिंग ऑफ द हिमालयस जो है, आप सिंपल इतना समझो कि नॉर्मली जो हिमालयस होती हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे चल रही होती हैं. लेकिन जो एक्सट्रीम एंड्स हैं हिमालयस के, लाइक जो ईस्ट है और जो वेस्ट है, तो वहां पे ये सिंटैक्सल बेंड्स देखे जाते हैं. सिंटैक्सल बेंड्स क्या है? एक शार्प साउथवर्ड बेंड होता है at the gorges. So these bends are called syntaxial bends और ये होते हैं extremes में of the Himalayas. तो western जो extreme है वहां पे नंगा पर्वत के पास ये gorge बनती है, इंदस रिवर बनाती है. और ईस्टर्न सिंटैक्सियल बेंड जो है वो नामचे बरवा के पास होती है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर काटती हुई आती है. ठीक है, सो यू शुड नो व्हाट डज the syntactical bend term means. I really feel this is a very difficult question if you don't know about it. So yeah, if you have something better to talk about on this, please write on in the comments. You're always welcome. So thank you so much. Next question is from the year 2011. A state in India has the following characteristics. First, its northern part is arid and semi-arid. Second, its central part produces cotton.
Third, cultivation of cash crops is predominant over food crops. Which one of the following states has all of the above characteristics? Option A, Andhra Pradesh. Option B, Gujarat. C, Karnataka. D, Tamil Nadu. So please pause the video and I'll discuss the answer. तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा सोचने से पहले आप इसके बस फर्स्ट लाइन पे देख लीजिए, एरिड एंड सेमी एरिड। तो ये एरिड एंड सेमी एरिड जो रीजन है ये राजस्थान, गुजरात और वो सब वाले एरियाज को ही हम लोग बोलते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन है, जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का। तो यहाँ पे क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है उस रीजन से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु बाकी ऑप्शन, तो आप सीधा गुजरात की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़े और ऑप्शंस, आपको थोड़ा और पता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल पार्ट है गुजरात का, दैट इज कवर्ड विथ ब्लैक सॉइल, जिसमें कॉटन प्रोड्यूस होता है। एंड कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स प्रीडोमिनेंट है वहां पर ओवर फूड क्रॉप्स इन गुजरात। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द आंसर। बट आई मस्ट सजेस्ट कि अगर आप क्वेश्चन में सोच रहे हैं जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ टाइम पे, और आपको पता है कि एरिड सेमी एरिड रीजन उस तरफ ही हैं, तो आप सीधा गुजरात की तरफ मूव कर सकते हैं। सेफ है यहाँ पे खेलना, क्योंकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु है बाकी ऑप्शंस। ओके, सो and you should also know that the northern part of Gujarat borders with Rajasthan, and obviously that area is semi-arid and arid. We know that. Okay, the western part of the country. So let's proceed to the next question. So next question is from the 2011. With reference to soil conservation, consider the following practices. First is crop rotation, second sand fences, third terracing, four windbreaks. Which of the above are considered appropriate methods for soil conservation in India? A 1, 2 and 3 only, B 2 and 4 only, C 1, 3 and 4 only, D 1, 2, 3 and 4. So please pause the video and I'll discuss the answer. सो द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पता है कि क्रॉप रोटेशन से भी सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है, सैंड फेंसेस से भी, टेरेसिंग से भी, विंड ब्रेक से भी, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर ऑल ऑप्शंस whenever these questions are asked, like which of the above are considered appropriate methods for soil conservation in India. क्योंकि there is very low chances कि कोई particular method which can be used for soil conservation उसको हम इंडिया में नहीं यूज कर रहे हो, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है। बहुत कम ही ऐसे केसेस होंगे जहां पर ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर मेथड सॉइल कंजर्व कर सकता है लेकिन हम फिर भी इंडिया में यूज नहीं कर रहे हैं। सो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में ऐसे होते हैं। सो व्हेनेवर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, यू शुड गो फॉर ऑल ऑप्शंस, क्योंकि नॉर्मली कहीं ना कहीं पे वो मेथड जरूर यूज हो रहा होगा फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सो वी शुड अभी थोड़ा फोकस करते हैं लाइक which are these methods. So crop rotation, as the name suggests, that we are rotating the crops, like we kind of produce different crops in a season simultaneously. तो हम रोटेट कर करके क्रॉप्स को ये करते हैं ताकि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो इंक्रीज होते रहे, और आपका वो होता है ना, स्टैग्नेंट ना हो जाए सॉइल। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, आपका सॉइल इरोजन कम हो सकता है, सॉइल फर्टिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्रॉप ईल्ड भी बढ़ जाती है। ठीक है, वो होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फिटनेस में अगर आप एक ही तरीके का एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपकी बॉडी एक टाइम के बाद रिएक्ट करना बंद कर देती है। सो दैट इज हाउ सॉइल ऑल्सो वर्क्स, मतलब हर चीज में वैसे ही होती है, वो स्टैग्नेंसी नहीं आनी चाहिए। दैट इज वाई वी कीप फीडिंग इट विथ डिफरेंट क्रॉप्स। सेकेंड इज सैंड फेंसेस। तो ये विंडी रीजन्स में करते हैं कि सैंड से ऐसे बार्स बना देते हैं एडजेसेंट टू सैंडी सॉइल्स, तो हवा को रोकने के लिए, जिससे कि सॉइल इरोजन कम हो जाए। थर्ड इज टेरेसिंग, जो ऐसे हिली एरियाज में ऐसे कर करके बनाते हैं, तो ताकि जो रेनफॉल हो तो वो पूरा सॉइल को लेते हुए ना गिर जाए नीचे। सो वो टेरेसिंग कर देते हैं ताकि रेनफॉल जो है वो सॉइल रन ऑफ को लेके, मतलब उसको रोक दे। ठीक है, ऑन स्लोपिंग लैंड, दैट इज वी आर सेइंग अबाउट टेरेसिंग। फोर्थ इज विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स अगेन, मतलब आप कुछ ना कुछ फेंसिंग लगा देते हैं ताकि जो हवा है, बहुत तेज हवा है, उसको एक बैरियर मिले। ठीक है, वो विंड फेंसिंग, विंड ब्रेक्स हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन रिड्यूस होगा, ऑब्वियसली उसके उससे क्रॉप यील्ड्स बढ़ेंगे। लाइफ स्टॉक भी जो है, जैसे जो जानवर वगैरह हैं या पोल्ट्री वगैरह की जो चीजें, उन उन लोगों को भी हीट एंड कोल्ड उससे वो लोग प्रोटेक्ट होंगे अगर आप विंड को कम कर देते हैं वहां तक पहुंचने में, तो वो ही विंड ब्रेक्स हैं। सो दीज आर सम एप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। So next question is from the 2012. Following are the characteristics of an area in India. First is
hot and humid climate. Second, annual rainfall 200 centimeter. Third, hill slopes up to an altitude of 1100 meters. Fourth, annual range of temperature 15 degrees C to 30 degrees C. Which one among the following crops are you most likely to find in the area described above? A. Mustard. B. Cotton. C. Pepper. D. Virginia tobacco. So please pause the video and I'll discuss the answer. So the answer is option C, that is pepper. So देखिए कॉटन तो पहले ही कट जाएगा जब एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर की बात हो रही है. कॉटन में धूप चाहिए, ठीक है. कॉटन है वो ऑब्वियसली, अब बारिश होगी तो कॉटन कैसे सह पाएगा उसको, है ना. तो बी तो कट गया हमारा. फिर अगर आप देखें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एनुअल रेनफॉल, फिर हिल स्लोप्स. तो आप अगर किसी भी पहाड़ी जगह पे जाते हैं तो वहां आप देखेंगे कि हमेशा वो मसालों का एक सेट बेचते रहते हैं वो लोग. तो डेफिनेटली मसाले वहाँ बिकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो अगर हम उस तरीके से सोचें, इफ यू डोंट नो कि वहाँ पे मतलब आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि पेपर ही होगा आंसर, तो हम ऐसे सोच सकते हैं. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अभी वही बात है कि हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद वर्जीनिया टोबैको भी मिलता हो, लेकिन एग्जैक्टली आई एम जस्ट सेइंग कि आप वैसे सोच सकते हैं कि पेपर जो है किसी भी पहाड़ी जगह पे आप जाते हो तो आपको मसालों का सेट्स मिलता रहता है, क्योंकि वहाँ मसाले उगाए जाते हैं. सो देयर कैन बी वन लाइक चांस कि पेपर इज द क्रॉप विच वी आर टॉकिंग अबाउट, and these are the suitable conditions in which pepper can be grown, that is hot and humid climate, annual rainfall 200 centimeter, hill slopes up to an altitude of 1100 meters, and annual range of temperature 15 degrees C to 30 degrees C. So you should know that in these climatic situation we can grow pepper. Okay, so let's proceed to the next question. So last question of the video. In India, which type of forest among the following occupies the largest area? Easy सवाल, आराम से सोचिएगा. Option A, mountain wet temperate forest. Option B, subtropical dry evergreen forest. Option C, tropical moist deciduous forest. Option D, tropical wet evergreen forest. So please pause the video and we'll discuss the answer. सो इस क्वेश्चन में आपको सीधा डेसिडुअस देख के ही ऑप्शन सी को मार देना है, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ही है जो सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है. दिस हैज बीन आई थिंक मेंशन इन द एनसीईआरटी एज वेल. सो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट. और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम दो लेवल में कैटेगराइज करते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो जहाँ ज्यादा बारिश होती है वो मॉइस्ट, और जहाँ ड्राई, जहाँ कम बारिश होती है वो ड्राई डेसिडुअस है. और डेसिडुअस फॉरेस्ट में रेनफॉल का जो रेंज है दैट इज बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स, पीवाईक्यू में ही होता है ना डेसिडुअस का ये रेनफॉल रेंज. तो सी इज द आंसर. सो इफ यू फील दैट आई एम डूइंग समथिंग और मैं आपके लाइफ में कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर पा रही हूँ तो प्लीज गिव अ थम्स अप on the video. And if you're new to the channel, please subscribe. And if you feel giving some feedback और आपको कुछ अच्छे शब्द बोलने हैं मुझे, then please write that in the comment below. It makes me very very happy to read them. And if you are already there with my channel from the beginning, or you have newly joined the channel, thank you so much everyone. You all are very very special to me. So thank you so much for watching the video, and I'll see you in the next video. Bye bye.